का स्तर बढ़ने, संचार माध्यमों और अंततः परिवार नियोजन संदेशों तक पहुंच बढ़ती है। परिवार नियोजन संदेशों तक पहुंच आमदनी से भी प्रभावित होती है। संपन्नता के साथ पहुंच का स्तर बढ़ता है। उदाहरण के लिए, समृद्धि सूचकांक के सबसे निचले वर्ग के परिवारों की आधी से भी कम अर्थात 45.5% महिलाओं ने परिवार नियोजन संदेश देखे या सुने। सूचकांक के सबसे ऊपरी वर्ग की महिलाओं में यह औसत 90% था। चित्र 3.13। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक कम पहुंच का एक कारण कम लोगों के पास रेडियो या टेलीविज़न का होना हो सकता है। यह परिवार के आर्थिक स्तर पर निर्भर करता है। समाचार पत्र, पत्रिका, दीवार पर पेंटिंग और होर्डिंग कम पढ़ना, जाहिर है कम साक्षरता और घर से बाहर कम निकलने की वजह से होता है। निष्कर्ष: व्यक्ति, परिवार, समुदाय और राष्ट्रीय स्तर पर समझने और विश्लेषण करने के लिहाज से प्रजनन एक मुश्किल और जटिल विषय है। इन स्तरों पर प्रजनन की व्याख्या करने के लिए प्रचुर लिखित सामग्री और अध्ययन उपलब्ध हैं। मोटे तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है: शादी की उम्र, गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल, शिक्षा के बढ़ते स्तर और शहरीकरण का ट्रेंड जारी रहा तो लंबे समय में प्रजनन में गिरावट आएगी। यह संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन का निष्कर्ष है, जिसमें मध्यवर्ती प्रजनन स्तर वाले 74 देशों में प्रजनन के ट्रेंड और उससे जुड़े कारकों पर फोकस किया गया। मध्यवर्ती प्रजनन स्तर का मतलब है कि उन देशों में 1995 से 2000 के दौरान प्रति महिला ने 2.1 से 5 तक बच्चों को जन्म दिया। बीते 3 दशकों से इन सभी देशों में प्रजनन घट रही है। गिरावट की दर इस बात पर निर्भर करती है कि किसी खास देश में प्रजनन का स्तर क्या है। जनसंख्या विभाग 2002। एक और रोचक अध्ययन 33 मुस्लिम बहुल देशों में किया गया। इसके लिए डायनेमिक पैनल डाटा एस्टिमेशन विधि का इस्तेमाल किया गया। इस अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि कुछ देशों में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ऊंची प्रजनन दर की मुख्य वजह हैं। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि आर्थिक विकास और प्रजनन दर के बीच विपरीत संबंध है। कैंपबेल एवं अन्य ने 2013 में अपने लेख द इम्पैक्ट ऑफ फ्रीडम ऑन फर्टिलिटी डिक्लाइन, प्रजनन गिरावट पर स्वाधीनता का प्रभाव, में लिखा है कि जिस समाज में बाल विवाह नहीं होता, जहां गर्भ निरोध के विभिन्न तरीकों तक महिलाओं की पहुंच है, जहां उन्हें सही सूचनाएं मिलती हैं और सुरक्षित गर्भपात की व्यवस्था है, वहां परिवार का आकार हमेशा कम होता जाएगा। शिक्षा और समृद्धि से परिवार नियोजन को अपनाना आसान हो सकता है, लेकिन प्रजनन में गिरावट के लिए यह पूर्व शर्त नहीं है। परिवार नियोजन को अपनाकर आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सकती है और शिक्षा का भी प्रसार किया जा सकता है। डॉक्टर करण सिंह ने 1974 में बुखारेस्ट में आयोजित विश्व जनसंख्या सम्मेलन में कहा था कि विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। उनकी इस उक्ति ने सोच और जनसंख्या स्थिर करने के लिए ज़्यादा संतुलित नज़रिया अपनाने की ज़रूरत को रेखांकित किया। उस समय ज़्यादा हितकर वातावरण बनाकर प्रजनन में गिरावट लाने में सामाजिक विकास की भूमिका थी। अब हमें समाज के हर स्तर और वर्ग में विकास कार्यों, खासकर शिक्षा, आमदनी और परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता पर फोकस करना चाहिए। इससे सभी समुदायों में प्रजनन में स्थिरता आएगी। अध्याय 4 भारतीय मुसलमानों में परिवार नियोजन। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किसी भी समुदाय में परिवार नियोजन अपनाने में
सामाजिक आर्थिक कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें गरीबी, रोजगार, शिक्षा का स्तर, शादी की उम्र, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवा प्रतिपादन, परिवार नियोजन की ज़रूरतें पूरी न होना आदि शामिल हैं। ये कारक तय करते हैं कि परिवार नियोजन की पहल को कौन स्वीकार करेगा। इसमें धर्म की भूमिका गौण और न्यूनतम होती है। अब हम देखते हैं कि इन कारकों के संदर्भ में विभिन्न धार्मिक समूहों की क्या स्थिति है। शिक्षा एवं प्रजनन। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि बच्चे जनने यानी प्रजनन व्यवहार में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ सकल प्रजनन दर यानी TFR कम हो जाती है। इस संदर्भ में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन बहुत खराब है। मुस्लिम पुरुष। इस्लाम में इल्म को पवित्र कर्तव्य बताए जाने के बावजूद यह बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि वास्तविकता इसके विपरीत है। जिस धर्म की शिक्षा इकरा यानी पढ़ना या वर्णन करना शब्द से शुरू होती है, उस धर्म को मानने वाले शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़े हैं। सिर्फ 66.1% मुस्लिम पुरुषों ने छठी या इससे अधिक की पढ़ाई की है। तमाम धार्मिक समूहों में ऐसे लोग जो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। मुस्लिम पुरुषों का अनुपात सबसे ज़्यादा 19.1% है। मुस्लिम समुदाय में साक्षरता भी सबसे कम यानी 80.3% है। देखें तालिका 4.1। मुस्लिम महिलाएं। मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का स्तर तो पुरुषों से भी कम है। सिर्फ 53.7% मुस्लिम महिलाओं ने छठी या इससे अधिक की पढ़ाई की है। यही नहीं, 34.6% मुस्लिम महिलाएं बिल्कुल नहीं पढ़ सकती हैं। तमाम धार्मिक समूहों में यह अनुपात सबसे ज़्यादा है। साक्षर लोग 64.2% ही हैं, जो इस श्रेणी में सबसे कम है। तालिका 4.2 मुस्लिम महिलाओं में साक्षरता सबसे कम तालिका दिया हुआ है। स्रोत इसका NFHS 4 मुंबई IIPS। स्कूल में बच्चों का दाखिला। मुस्लिम बच्चों, उनमें भी लड़कियों का स्कूल में दाखिला तमाम धार्मिक समुदायों में सबसे कम है। दूसरी तरफ प्राइमरी और मिडिल से लेकर माध्यमिक स्तर तक बीच में पढ़ाई छोड़ने का अनुपात सबसे अधिक है। तालिका 4.3 में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि मुसलमानों में शुद्ध उपस्थिति अनुपात नेट अटेंडेंस रेशियो NAR प्राथमिक स्कूल स्तर पर सबसे कम 77.1% है। मिडिल, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर भी NAR सबसे कम यानी 56.2% है। तालिका 4.3। सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट में गरीबी को मुसलमानों की शिक्षा में सबसे बड़ा बाधक बताया था। समुदाय के छोटे बच्चों पर पढ़ाई करने के बजाय परिवार की मदद करने की जिम्मेदारी थोप दी जाती है। मुसलमान कई पीढ़ियों से सामाजिक आर्थिक गरीबी का सामना कर रहे हैं, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हुई है। मुस्लिम बस्तियों में उचित इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होता है। ज़्यादातर स्कूल पारंपरिक हैं। रोज़गार के अवसरों के साथ उनका जुड़ाव नहीं होता है। यहाँ एक रोचक बात यह है कि मुसलमान शिक्षा को औपचारिक रोजगार के माध्यम के तौर पर नहीं देखते हैं, क्योंकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में समुदाय का प्रतिनिधित्व कम है और नौकरी पाने में उन्हें कथित तौर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह समुदाय खासकर शिक्षित मध्य वर्ग प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में कम अवसर मिलने के कारण खुद को अलग थलग महसूस करता है। भेदभाव की इस धारणा की सच्चाई की इसी अध्याय में आगे पड़ताल की गई है। मुस्लिम बहुल इलाकों में अच्छे स्कूल, खासकर सरकारी स्कूल बहुत कम हैं। उन इलाकों में प्राथमिक स्तर से ऊपर के स्कूलों की संख्या तो और कम है। उनमें शिक्षक और छात्र का अनुपात बहुत अधिक होता है। कई बार इसी वजह से मुस्लिम बच्चे अगर खर्च करने में सक्षम हुए तो निजी स्कूलों में दाखिला लेते हैं या स्कूल छोड़ देते हैं।
सक्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार 7 से 16 आयु वर्ग के 66% मुस्लिम बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और 30% निजी स्कूलों में दाखिला लेते हैं। बाकी 4% मदरसा जाते हैं। मुस्लिम इलाकों में स्थित स्कूल गरीबों और वंचितों के लिए निम्न क्वालिटी वाले शिक्षा केंद्र मात्र होते हैं। स्कूली शिक्षा की खराब क्वालिटी के कारण निजी ट्यूशन लेना जरूरी हो जाता है। इससे उन परिवारों में जहां पहली पीढ़ी पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई का खर्च बढ़ जाता है। यहां भी हमें गरीबी और शिक्षा के बीच संबंध को देखना चाहिए। स्कूल जाने वाले मुस्लिम बच्चों के लिए एक और परेशानी की बात यह है कि किताबों में उनके समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होता है या उनका नकारात्मक चित्रण होता है। इससे उन्हें दरकिनार किया जाने वाला और भेदभाव वाला माहौल बनता है। इतिहास की किताबों में भारतीय मुसलमानों को विदेशी आक्रांता के तौर पर दर्शाया गया है। भारत विभाजन के समय ऐसी बातें और बढ़ीं। हालांकि अनेक भारतीय मुसलमानों ने भारत में ही रहने का निर्णय लिया, फिर भी बीते 2 दशकों में आतंकवादी हमलों के चलते समूचे मुस्लिम समुदाय को आतंकवादी के तौर पर दिखाने का सोचा समझा प्रोपेगेंडा चल रहा है। विरोध करने पर प्रोपेगेंडा चलाने वाले तर्क देते हैं कि सभी मुस्लिम आतंकवादी नहीं, लेकिन सभी आतंकवादी मुस्लिम हैं। बाद के दिनों में जब कुछ हिंदू आतंकवादी पकड़े गए तो तर्क की दिशा इस तरह मोड़ दी गई कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। दोनों समुदायों के बीच दरार पैदा करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में युवा मस्तिष्क में हम और वे का विचार भरकर प्रदूषित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया था, अगर आप प्रदूषण कम करना चाहते हैं तो आपको इन पटाखों को कम करना चाहिए, दिवाली पर जलाए जाने वाले पटाखों को नहीं। इस ट्वीट के साथ उन्होंने टोपी वाले एक शख्स, बुर्का पहनी महिला और कई बच्चों की तस्वीर साझा की थी। इस तरह उन्होंने मुस्लिम बच्चों की तुलना प्रदूषण से की थी। हालांकि ट्विटर ने अपने दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आधार पर उस ट्वीट को हटा दिया, लेकिन मिश्रा यही कहते रहे कि वे जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहते थे। बहरहाल तस्वीर के बेजा इस्तेमाल ने अनेक लोगों को नाराज कर दिया और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में कहा गया कि यह अपमानजनक और घिनौना और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। मुस्लिम छात्रों के साथ साथ मुस्लिम शिक्षकों के साथ भेदभाव भी स्पष्ट नजर आता है। भारत की आबादी में मुसलमान 14% है, लेकिन भारत के कॉलेजों में मुस्लिम छात्रों की संख्या 5.23% और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में सिर्फ 2.19% है। इसी तरह भारतीय कॉलेजों में मुस्लिम फैकल्टी का अनुपात 5.35% और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में 2.88% है। भारत में मदरसे मुसलमानों की पहचान बन गए हैं। समुदाय इन्हीं मदरसों के जरिए सुनिश्चित करता है कि भावी पीढ़ियों को इस्लाम की जानकारी मिले, लेकिन बृहद समाज उन्हें संदेह की नज़रों से देखता है। अक्सर जिन इलाकों में मुसलमानों के लिए कोई स्कूल नहीं होता, वहाँ मुस्लिम बच्चों के लिए मदरसे ही शिक्षा हासिल करने का एकमात्र जरिया होते हैं। ये बच्चे अपनी मर्जी से मदरसा नहीं जाते, बल्कि दूसरा कोई विकल्प उपलब्ध न होने के कारण उन्हें वहाँ जाना पड़ता है। खासकर उनकी मातृभाषा में शिक्षा का कोई वैकल्पिक माध्यम न होने के कारण समस्या यह है कि मदरसों की पढ़ाई का कौशल विकास, लियाकत और रोज़गार के अवसरों से कोई लेना देना नहीं होता। तेज़ी से बदलती और आधुनिक होती दुनिया में उन लोगों को तरजीह मिलती है जिन्हें स्कूलों में आधुनिक कौशल सिखाया जाता है, न कि उन्हें जिनमें यह कौशल नहीं होता। विकासशील जगत में स्कूली शिक्षा आत्मविश्वास और प्रभावी परिवार नियोजन को बढ़ाती है, इसलिए महिला का शिक्षित होना जरूरी है। इस्लाम कहता है, माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल होता है। यही नहीं, इल्म हासिल करना हर मुस्लिम का कर्तव्य है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। जो भी इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान बना देता है।
कुरान और हदीस में सबके लिए शिक्षा और इल्म हासिल करने की बात कही गई है। इस्लाम में पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से शिक्षा देने की बात है, लेकिन यह समुदाय इस मामले में दूसरे धार्मिक समुदायों की तुलना में बहुत पीछे है। गरीबी का असर। पिछले अध्याय में हमने देखा कि गरीबी प्रजनन व्यवहार का एक बड़ा निर्धारक है। अब देखते हैं कि इस मामले में विभिन्न समुदायों की क्या स्थिति है। अलग अलग धार्मिक समूहों में गरीबों के अनुपात में काफ़ी अंतर है। मुसलमानों की 25% आबादी गरीब श्रेणी में आती है और वे सभी धार्मिक समुदायों में सबसे गरीब हैं। उनके सबसे करीबी बौद्ध हैं, जिनकी 24.4% आबादी गरीब है। उनके बाद हिंदू हैं, जिनकी 22% आबादी गरीब श्रेणी में आती है। सिख और ईसाई सबसे कम गरीब हैं। 6% सिख और 16% ईसाई ही गरीब हैं। तालिका 4.4। जैन सबसे समृद्ध धार्मिक समुदाय है, जिनकी 70% से अधिक आबादी समृद्धि के शीर्ष में स्थान रखती है। औसत देखा जाए तो पूरे देश में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम गरीब हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के 2009-10 के आंकड़ों के आधार पर मुसलमानों की प्रति व्यक्ति मासिक औसत आय 833 रुपये है, जबकि हिंदुओं की 888 रुपये, ईसाइयों की 1296 रुपये और सिखों की 1498 रुपये है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OPHI के बहुआयामी इंडेक्स के अनुसार मुस्लिम समुदाय और अनुसूचित जाति का हर तीसरा व्यक्ति कई मायने में गरीब है। अनुसूचित जनजाति की स्थिति और ख़राब है, जिनमें हर दूसरा व्यक्ति इस श्रेणी में आता है। इस रिपोर्ट में बहुआयामी का मतलब है कि व्यक्ति सिर्फ आमदनी के आधार पर गरीब नहीं, बल्कि पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन के मानक, परिसंपत्ति जैसे दूसरे संकेतकों के मामले में भी गरीब है। कुपोषण ऐसी अवस्था है जिसमें अल्प पोषण और अति पोषण दोनों को शामिल किया गया है। इसमें प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की कमी, अधिकता या असंतुलन भी शामिल है। यह गरीबी और पिछड़ेपन को दर्शाता है। 5 साल से कम उम्र के 39.8% यानी 39.8% मुस्लिम बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं। हिंदुओं में ऐसे बच्चों का अनुपात थोड़ा कम यानी 38.5% है। जीवन की गुणवत्ता और रहन सहन का स्तर, आवास की क्वालिटी तथा स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता से तय होता है। यह विभिन्न धार्मिक समूहों में सामाजिक आर्थिक संपन्नता के अंतर के विश्लेषण का आधार मुहैया कराता है। शहरी आवासीय इलाकों की एक प्रमुख खासियत यह है कि यहाँ अपार्टमेंट परिसर या फ्लैट बढ़ते जा रहे हैं। NSS के 2012 के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 35% मुस्लिम फ्लैट में रहते हैं, जबकि हिंदुओं का आंकड़ा 40% है। इस संदर्भ में यह बात महत्वपूर्ण है कि 51% यानी 51% मुसलमानों के पास स्वतंत्र घर हैं, जबकि हिंदुओं के मामले में यह संख्या 47% है। लेकिन यह हाउसिंग स्कीमों के साथ जुड़ने में मुसलमानों को आने वाली समस्याओं या उनकी अनिच्छा का नतीजा भी हो सकता है। हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद उत्तर और पश्चिम के शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में मुस्लिम बस्तियां पनपी हैं। मुस्लिम या तो असुरक्षा की भावना के चलते इन इलाकों में आए या मिश्रित आवासीय इलाकों से निकाल दिए गए। विश्लेषकों का कहना है कि संपत्ति खरीदने या किराए पर लेने में भी मुसलमानों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अपनी जड़ें जमा चुका यह भेदभाव भारत की बहुसांस्कृतिक प्रकृति को नष्ट करता है। हिंसा के डर से जो अलग आवासीय इलाके बसते हैं, वे आखिरकार सामुदायिक अलगाव को ही बढ़ावा देते हैं। मुसलमानों के घर भी छोटे होते हैं। इसके लिए हम औसत फ्लोर एरिया देखते हैं, जिससे घर के आकार का पता चलता है। NSS के आंकड़ों के अनुसार 2012 में मुस्लिम घरों का औसत फ्लोर एरिया 387 वर्ग फुट था, जो राष्ट्रीय औसत 422 वर्ग फुट से बहुत कम है।
शहरी इलाकों में नल का पानी पेयजल का मुख्य स्रोत है, लेकिन 2012 में सिर्फ 63.7% मुस्लिम परिवार नल के पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। हिंदुओं के मामले में यह संख्या 69.7% यानी 69.7% थी। सिर्फ 56% मुस्लिम घरों में भूमिगत या ढकी हुई नालियाँ थीं। इसका राष्ट्रीय औसत 60% यानी 60% और हिंदुओं के मामले में 60.6% है। यही नहीं, 29.4% यानी 29.4% मुस्लिम घरों में कूड़ा संग्रह करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। इस मामले में राष्ट्रीय औसत 24.2% का है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार बैंक कर्ज में भी मुस्लिम पीछे हैं। अन्य सामाजिक धार्मिक समूहों की तुलना में उनके कर्ज का आकार छोटा होता है। कुछ बैंकों ने तो मुस्लिम इलाकों को निगेटिव भौगोलिक क्षेत्र की पहचान दे रखी है, जहां के लोगों को बैंक कर्ज और अन्य सुविधाएं बेहद कम मिलती हैं। इन सब का नतीजा यह होता है कि मुस्लिम वित्तीय व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और शैक्षिक रूप से पिछड़े रह जाते हैं। शहरी इलाकों में उन्हें नियमित वेतन वाली नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए वे अपना उद्यम या बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करते हैं। पूंजी के अभाव और नियमित वेतन वाली नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व मिलने के कारण वे बची खुची नौकरियां पाने को बाध्य होते हैं, जिससे उनकी आमदनी भी कम होती है। तालिका 4.5 बैंक कर्ज बकाया रकम फीसदी में मुसलमानों में सबसे कम। डेटा दिया हुआ है, स्रोत इसका है सच्चर समिति की रिपोर्ट 2005-6। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ASCB में 12% खाताधारक मुस्लिम हैं। यह आबादी में उनके हिस्से की काफ़ी करीब है, लेकिन इस मामले में अन्य अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी 8% से कुछ अधिक है, जो आबादी में उनकी हिस्सेदारी 5.6% से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बकाया राशि में मुस्लिमों का हिस्सा सिर्फ 4.6% है, जबकि अन्य अल्पसंख्यकों का हिस्सा 6.3% है। तालिका 4.5। संख्या के लिहाज से निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मुसलमानों को अधिक कर्ज दिया है, लेकिन कर्ज की राशि के मामले में निजी क्षेत्र के बैंक आगे हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बकाया राशि में मुसलमानों का हिस्सा 4.6% और निजी क्षेत्र के बैंकों में 6.6% है। तालिका 4.5। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं की उपलब्धता। पिछले अध्याय में हमने देखा कि परिवार नियोजन की स्वीकार्यता व्यक्तियों और समुदायों को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रतिपादन पर निर्भर करता है, लेकिन इस मामले में भी मुस्लिम पीछे हैं। NFHS 4 के आंकड़ों के अनुसार 15 से 49 यानी 15 to 49 आयु वर्ग की सिर्फ 77% मुस्लिम महिलाओं को किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से प्रसव पूर्व देखभाल मिली। यह सभी धार्मिक समूहों में सबसे कम। तालिका 4.6, तालिका 4.7 और तालिका 4.8 से यह बात भी जाहिर होती है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव सेवाएं लेने और कम्युनिटी स्वास्थ्य कर्मियों से परिवार नियोजन के बारे में सलाह लेने में भी मुस्लिम महिलाएं पीछे हैं। इसका नतीजा समुदाय में परिवार नियोजन की कम स्वीकार्यता है। तालिका दिया हुआ 4.6, 4.7, 4.8। ICDS योजनाओं की पहुंच। प्रारंभिक दिनों में ही बच्चों का उचित विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा की शुरुआत की थी। इसका मकसद बच्चों को बचाना था, जो परिवार नियोजन की स्वीकार्यता की बुनियादी शर्त है। ICDS के कुछ लक्ष्य हैं: 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति सुधारना, बच्चों के उचित मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, बाल मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीतियों और उनके कार्यान्वयन में प्रभावी समन्वय स्थापित करना, और उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण जरूरतों को पूरा करने में माँ की सामर्थ्य बढ़ाना।
ICDS स्कीम के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को उचित पोषण, रोगों से बचाव और प्री स्कूल शिक्षा के जरिए आवश्यक देखभाल मुहैया कराई जाती है। यह देश के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार का एक तरीका है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में ICDS योजनाओं की कवरेज बहुत कम है। तालिका 4.9 से पता चलता है कि समूचे भारत में धर्म के आधार पर इस स्कीम की कवरेज कितनी है। हिंदुओं में यह 10.9% यानी 10.9%, अन्य में 13.5% और मुसलमानों में सिर्फ 7.6% है। मुस्लिम इलाकों में ICDS स्कीमों की पहुंच कम होने के चलते वहां गर्भवती महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं राष्ट्रीय औसत से कम मिलती हैं। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि उन्हें परिवार नियोजन और इसके फायदों के बारे में कम जानकारी क्यों है। तालिका 4.9। कामगार आबादी अनुपात। शिक्षा स्तर कम होने का सीधा असर समुदाय में रोजगार के अनुपात पर होता है। 2011 की जनगणना से पता चलता है कि तमाम समुदायों में कामकाजी लोगों का अनुपात मुस्लिमों में सबसे कम 32.6 है। हिंदुओं में यह अनुपात 41, ईसाइयों में 41.9, बौद्धों में 43.1, सिखों में 36.3 और जैन में 35.5 है। चित्र 4.1। सिर्फ 15% मुस्लिम महिलाएं रोजगार में हैं, जबकि हिंदुओं में यह संख्या 27%, ईसाइयों में 31% और बौद्धों में 36% है। चित्र 4.2। जैन समुदाय में रोजगार का स्तर सबसे कम सिर्फ 12% है। उनमें कामकाजी महिलाओं का अनुपात कम होने का एक कारण यह हो सकता है कि उच्च शिक्षा और संपन्नता के कारण महिलाएं शिक्षा से नौकरी नहीं करती हैं। स्वेच्छा से नौकरी न करने के मामले में जैन महिलाओं का अनुपात सबसे ज़्यादा है, अर्थात जैन परिवारों की आमदनी अधिक होने के कारण महिलाओं को नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इलाहाबाद के बीड़ी बनाने वालों पर किए गए अध्ययन से यह बात पुख्ता होती है कि पर्दे के कारण मुस्लिम महिलाएं नौकरी नहीं कर पाती हैं। वे घर से किए जा सकने वाले कार्यों तक ही सीमित रहती हैं। लेकिन पर्दा और गरीबी के बीच भी संबंध हो सकता है, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी पर्दा प्रथा जारी रखने के लिए जिम्मेदार हैं। पर्दा प्रथा के कारण गरीबी और बेरोजगारी नहीं बढ़ती। हालांकि महिलाओं की सामर्थ्य को सीमित करने में पर्दे की भूमिका पर बहस हो सकती है, क्योंकि बुनाई, एम्ब्रॉयडरी, जरदोजी और चिकनकारी जैसे घर से किए जाने वाले कार्यों में जिनमें महिलाएं प्रवीण होती हैं, पर्दा बाधा नहीं बनता। अधिक निरक्षरता या कम शिक्षा के कारण मुस्लिम गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। यह उनके नौकरी के अवसरों और रोजगार की क्वालिटी पर विपरीत प्रभाव डालता है। यह बात खपत पर उनके कम खर्च, श्रम बल भागीदारी दर, LFPR में कम हिस्सेदारी, रोजगार की स्थिति और कामगार आबादी अनुपात से जाहिर होती है। तमाम धार्मिक समुदायों में मुस्लिमों का जीवन स्तर सबसे नीचे होता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO की रिपोर्ट भारत के प्रमुख धार्मिक समूहों में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति 2011-12 के अनुसार मुस्लिमों का औसत प्रति व्यक्ति खर्च 32.66 रुपये रोज़ाना होता है। दूसरी तरफ सिख समुदाय की जीवन शैली काफ़ी अच्छी होती है। उनका प्रति व्यक्ति रोज़ाना खर्च 55.30 रुपये होता है। हिंदुओं के मामले में यह 37.50 रुपये और ईसाइयों में 51.43 यानी 51.43 रुपये है। एक और बात है कि भारतीय शहरों में हिंदू बहुल इलाकों से मुस्लिम समुदाय के लोग निकाले जा रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे मुस्लिम बस्तियों में जाकर रहने लगते हैं। शहरों में सांप्रदायिक झगड़े और हिंसा के डर से मुस्लिम अपने समुदाय की बहुलता वाले इलाकों में रहते हैं। ऐसी बस्तियों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बेहतर होती है, लेकिन इसमें महिलाओं के लिए काम के अवसर और कम हो जाते हैं। अन्य समुदायों की तुलना में मुस्लिमों में सामाजिक गतिशीलता कम होने के चलते यह समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए पारिवारिक
व्यापार या कला पर उनकी निर्भरता भी अधिक होती है। आगे बढ़ने के लिए उनके पास अवसर कम होते हैं। शादी की उम्र, हम पहले देख चुके हैं कि विभिन्न समुदायों में शादी की वैधानिक उम्र सीमा की जानकारी और उनका पालन साक्षरता से प्रभावित होता है। पहली शादी की औसत उम्र मुस्लिमों में कम है, हालांकि इस मामले में वे हिंदुओं के काफ़ी करीब हैं। NFHS 4 के आंकड़ों के अनुसार 20 से 49 आयु वर्ग में हिंदू महिलाओं की शादी की औसत उम्र 18.9 वर्ष और मुस्लिम महिलाओं की 19 वर्ष है। 25 से 49 के आयु वर्ग में मुस्लिम महिलाओं की पहली शादी की औसत उम्र 18.6 वर्ष और हिंदुओं की 18.5 वर्ष है। तालिका 4.1.1। इसलिए किशोरवय में गर्भ धारण करना और मां बनना हिंदुओं और मुसलमानों में अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में 16% अधिक है। इससे कम उम्र में शादी और किशोरवय में गर्भावस्था के बीच संबंध भी जाहिर होता है। तालिका 4.10। 15 से 19 आयु वर्ग की गर्भधारण की शुरुआत करने वाली और पहले बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं के मामले में मुस्लिम सबसे ऊपर हैं। इस आयु वर्ग में बच्चे को जन्म देने के मामले में बौद्ध महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा पीछे नहीं हैं, बल्कि दोनों धार्मिक समूहों का अनुपात लगभग एक समान है। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 से 19 आयु वर्ग की महिलाओं की 3 श्रेणियों, जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, जो पहले बच्चे के लिए गर्भवती हैं और जिन्होंने गर्भधारण की शुरुआत की है, में मुस्लिम महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है। तालिका 4.1.1। जनसंचार माध्यमों तक पहुंच, परिवार नियोजन अपनाने के लिए इससे संबंधित संदेशों को देखना सुनना आवश्यक है, लेकिन इस मामले में मुस्लिम समुदाय सबसे पीछे है। इसे गरीबी, शिक्षा और जनसंचार माध्यमों तक पहुंच के बीच संबंध के नज़रिए से भी देखा जा सकता है। गरीबी के कारण कम मुसलमानों के पास टेलीविज़न या रेडियो होता है। अखबार, दीवार पर पेंटिंग या होर्डिंग से जानकारी हासिल करना तभी संभव है जब व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और संदेशों को समझ सकता हो। मुस्लिम इस मामले में भी पिछड़े हैं। तालिका 4.1.4 और तालिका 4.1.5। विभिन्न समुदायों के लिए समाधान की पहल होती तो है, लेकिन वह इस वजह से नाकाम हो जाती है कि सभी परिवारों की ज़रूरतें एक समान नहीं होती और न ही उनकी समझ और क्षमता एक जैसी होती है। अगर परिवार नियोजन का संदेश लक्षित समुदाय की ज़रूरतों के मुताबिक न हुआ तो वह उस समुदाय तक पहुँचेगा ही नहीं। यानी सूचना भले ही उपलब्ध हो, उसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक लक्षित समुदाय के शिक्षा के स्तर पर निर्भर करता है। पहले इस बात की चर्चा की गई है कि शैक्षिक स्थिति के मामले में मुस्लिम अन्य धार्मिक समुदायों से पीछे हैं। इसलिए सिर्फ इस समुदाय तक सूचनाओं को लेकर जाना काफ़ी नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि उस सूचना का प्रभावी इस्तेमाल करने का उचित माध्यम और प्रेरणा समुदाय के पास हो। परिवार नियोजन की ज़रूरतें पूरी न होना। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तात्कालिक लक्ष्य में एक गर्भ निरोधकों की कमी को पूरा करना था, लेकिन साक्ष्य बताते हैं कि परिवार नियोजन सेवाओं की अब भी बड़े पैमाने पर कमी है, बल्कि कई दशकों से यह कमी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। मुस्लिमों के लिए यह कमी सबसे अधिक है। उनके परिवार नियोजन को कम अपनाने के पीछे यह भी एक वजह है। आमतौर पर जब परिवार नियोजन सुविधाओं की कमी बढ़ जाए तो गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल कम होता है। भारत में गर्भ निरोधकों की कमी और अवांछित गर्भधारण एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। परिवार नियोजन अपनाने में इस कमी को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण जरिया गर्भ निरोध के तरीकों की संख्या बढ़ाना और उनमें विविधता लाना है। इसके अलावा व्यक्तिगत ज़रूरतों और परिवार की खासियतों के आधार पर गर्भ निरोध की व्यक्तिगत पसंद को बढ़ावा देना भी जरूरी है। ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होने से परिवार नियोजन की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल बढ़ेगा। गर्भ निरोध के ज़्यादा विकल्प उपलब्ध कराने से न सिर्फ
परिवार नियोजन की कमियां दूर होंगी, बल्कि इससे यौन बीमारियों को फैलने से भी रोका जा सकेगा। अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में मुसलमानों में परिवार नियोजन के उपायों की कमी सबसे ज़्यादा है। तालिका 414। बहुविवाह प्रथा, जिसको इंग्लिश में पॉलीगेमी कहते हैं। बहुविवाह का मतलब है एक ही समय में एक से अधिक पति या पत्नी का होना। भारत में इस प्रथा पर रोक है, लेकिन मुसलमानों और कुछ जनजातीय समुदायों को छूट है, क्योंकि उनके पारंपरिक नियम कायदे इसकी इजाज़त देते हैं। मुसलमानों के बारे में गलत सूचना फैलाने के अभियान में सबसे ऊपर यह बात होती है कि मुसलमानों की कई बीवियां होती हैं ताकि वे ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकें। भारत में मुसलमानों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 लागू होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी व्याख्या करता है, लेकिन फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा, बहुविवाह मुस्लिम धर्म का अभिन्न या मौलिक हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 25 के तहत राज्य को एक विवाह का सुधार लागू करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि भले ही पर्सनल लॉ मुस्लिम पुरुषों को 4 बीवियां रखने की इजाज़त देता हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस्लाम कबूल करने के मौलिक अधिकार में बहुविवाह प्रथा शामिल नहीं है। बहुविवाह पर बहस के केंद्र में यह मान्यता है कि इस्लाम इसको बढ़ावा देता है, जिससे आखिरकार आबादी बढ़ती है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। कुरान में इससे संबंधित एक ही आयत है, सूरा अन-निसा। बहुविवाह पर अब तक एक ही अध्ययन हुआ है। यह अध्ययन किया है भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति 1974 ने। इस अध्ययन में पता चलता है कि बहुविवाह प्रथा सिर्फ मुसलमानों में नहीं, बल्कि भारत के सभी समुदायों में प्रचलित थी, बल्कि मुसलमानों ने अन्य समूहों की तुलना में कम विवाह किए। चित्र 4.3। 1931 से 1960 तक 3 जनगणना का ट्रेंड देखें तो पता चलता है कि बहुविवाह सभी समुदायों में था और हर समुदाय में इसमें गिरावट भी आ रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिमों में बहुविवाह सबसे कम था। हिंदू विवाह कानून 1955 ने हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैन समुदायों में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए संभव है कि उसके बाद की पीढ़ियों और वर्षों में आंकड़े बदल गए हों। बहरहाल, समाज कल्याण मंत्रालय की 1974 की भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट भारत में बहुविवाह पर किया गया आखिरी अध्ययन है। तालिका 4.15। एक रोचक पहलू की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। भारत में बहुविवाह संभव ही नहीं है, क्योंकि जिन 7 दशकों का अध्ययन किया गया उस दौरान पुरुषों की संख्या महिलाओं से लगातार अधिक रही है। यह बात तालिका 4.16 से साबित होती है। तालिका दिया हुआ है 4.16। 1951 से स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तालिका में दिया हुआ है, एक तरफ साल है, दूसरे तरफ स्त्री अनुपात है। साल 1951 946, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में 927, 2001 में 933, 2011 में 943। ऊपर बताए वर्षों के जनगणना के आंकड़े ये हैं, अर्थात आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो किसी भी भारतीय पुरुष को एक पूरी पत्नी नहीं मिलती। सबके हिस्से 0.9 पत्नी आती है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बहुविवाह से जन्म दर नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि जितने पुरुष बहुविवाह करेंगे, भले ही उनकी संख्या कम हो, उतने पुरुष अविवाहित रह जाएंगे, उन्हें पत्नियां मिलेंगी ही नहीं। भारत में किए गए एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि मुस्लिम पुरुष की दूसरी बीवी से सिर्फ 1.78 बच्चे हुए, यानी 2 से थोड़ा कम, जबकि
पहली जबकि पहली बीवी से 4.67 बच्चे हुए। इस तरह यह स्पष्ट है कि मुसलमानों में बहुविवाह की ऊंची दर की धारणा गलत है और बहुविवाह मुसलमानों में ऊंची जन्म दर की वजह भी नहीं है। शिशु मृत्यु दर इस मामले में मुस्लिम अन्य धार्मिक समूहों से बेहतर है। भारत में मुस्लिम बच्चों में 5 वर्ष की उम्र तक जीवित रहने की संभावना हिंदू बच्चों से अधिक होती है। ऐसा तब है जब मुस्लिम माता पिता हिंदू माता पिता की तुलना में गरीब और कम पढ़े लिखे होते हैं। 5 वर्ष की उम्र तक मुस्लिम बच्चों में मृत्यु दर हिंदुओं से 18% कम है। बालोत्रा एवं अन्य ने 2010 में अपने लेख द पजल ऑफ मुस्लिम एडवांटेज इन चाइल्ड सर्वाइवल इन इंडिया में इस पैटर्न का वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि शिक्षा, संपत्ति, परिवार की भौगोलिक स्थिति, राज्य का ट्रेंड, विकास पर खर्च, ग्राम स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कोई भी कारक इस मामले में मुसलमानों की बेहतर स्थिति की व्याख्या नहीं करता। शिशु मृत्यु दर मामले में 1960 के दशक से मुसलमान बेहतर स्थिति में हैं। स्तनपान, प्रसव पूर्व देखभाल या प्रसव की जगह से भी इस अंतर की व्याख्या नहीं की जा सकी है। मुस्लिम बच्चों में बेहतर सेक्स अनुपात की एकमात्र स्वीकार्य व्याख्या यह हो सकती है कि इस्लाम में लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है। पवित्र कुरान की आयतें इस बात की गवाह हैं कि इस्लाम में महिलाओं को उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है जितना पुरुषों को। कुरान और हदीस में लिखा है कि पुरुष और महिलाएं समान हैं, इसलिए उनके अधिकार और कर्तव्य भी समान हैं। कुरान की आयत का तर्जुमा है, अनुवाद। मैं तुम्हारे बीच काम करने वाले के काम को कभी बर्बाद नहीं करूँगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला, तुम दोनों एक दूसरे से हो। अल कुरान। दूसरा है, औरतों का सम्मान करके और उनके साथ अच्छा व्यवहार करके तुम अल्लाह के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो। पैगंबर मोहम्मद का अंतिम उपदेश। वास्तव में औरतें मर्दों का आधा हिस्सा हैं। अबू दाऊद। धन्यवाद।